दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता की। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लास 1 में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं, बल्कि दूसरे की विचारों को प्रिंट या अन्य माध्यम से व्यक्त करना भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक अन्य मौलिक अधिकारों की तरह ही अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत तर्कसंगत प्रतिबंधों के अधीन है। समाज की व्यापक हित में राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, अवमानना या किसी अपराध के उकसावे की स्थिति में सरकार कानून बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। सभी संभावित परिस्थितियों में प्रेस को असीमित और निरंकुश स्वतंत्रता प्रदान करना अव्यवस्था और अराजकता को निमंत्रण देने जैसा है। दोस्तों, समाचार पत्र वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम है। विचारों की अभिव्यक्ति की भी अपनी एक सीमा और जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि कोई नागरिक संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर न्यायालय को बदनाम करता है, उसकी मर्यादा को चोट पहुंचाता है, तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दे और उसे दंडित करे। दोस्तों, भारत में प्रेस को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रेस को भी वही स्वतंत्रता प्राप्त है जो एक साधारण नागरिक को अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्राप्त है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रेस को टैक्स के मामले में, उद्योगों से संबंधित कानूनों के लागू होने के मामले में, कर्मचारियों के सेवा शर्तों के बारे में कोई छूट नहीं है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए यह न्याय संगत नहीं होगा कि ऐसा कोई कानून बनाए जिससे प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगे या इसके प्रसार में किसी भी प्रकार की कटौती हो, जिससे सूचनाओं का प्रसार संकुचित हो या अभिव्यक्ति का माध्यम तय करने की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगे, यानी विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को चुनने की आज़ादी किसी भी तरह से प्रभावित हो, या प्रेस को सरकारी सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़े ताकि इसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो जाए। राज्य के लिए उचित नहीं होगा कि ऐसा कोई कानूनी कदम जिससे इसका प्रसार प्रभावित हो या प्रेस पर विशेष टैक्स लगाए जिससे सूचनाओं का संचरण यानी सर्कुलेशन सीमित हो जाए। दोस्तों, जब भी किसी कानून की संवैधानिकता को विशेष तौर पर जो प्रेस के विरुद्ध हो कोर्ट में चुनौती दी जाती है, तो कोर्ट को इसका परीक्षण मौलिकता और प्रक्रियात्मक तार्किकता यानी सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल रीजनेबलनेस दोनों दृष्टिकोण से करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब स्पेशल पावर्स प्रेस एक्ट 1956 आया, तब कोर्ट ने इसके लिए एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जबकि दूसरे प्रावधान को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि सब कुछ सरकार के स्वविवेक यानी सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर छोड़ देना प्रभावित पार्टी को अपना पक्ष रखने का अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और यह तर्कसंगत प्रतिबंध नहीं है। प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951 के 1956 में समाप्त हो जाने के बाद प्रेस पर नियंत्रण के लिए देश में कोई कानून नहीं था, लेकिन 1976 में संसद ने कड़े प्रावधानों के और अस्थायी रूप में प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट 1976 पारित किया। लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 361A संविधान में जोड़ा। अनुच्छेद 361A के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य की विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता।
दोस्तों, संविधान का कोई भी प्रावधान प्रेस पर सेंसरशिप लगाने को प्रतिबंधित नहीं करता। इसकी संवैधानिकता का परीक्षण भी संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लास 2 के अंतर्गत दिए गए तार्किकता यानी रीजनेबलनेस के आधार पर ही किया जा सकता है। संविधान के लागू होने के ठीक बाद ही ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में सेंसरशिप की वैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। साथ ही ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949 के सेक्शन 71C का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया। इस एक्ट के अनुसार राज्य सरकार पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार का खतरा होने का अंदेशा होने पर किसी भी प्रिंटर, प्रकाशक या संपादक को आदेश दे सकती है कि किसी विषय या विषयों के वर्ग के प्रकाशन के पहले स्क्रूटनी या जांच के लिए प्रस्तुत किया जाए। कुछ इसी तरह के मामले में मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 को भी न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में स्पष्ट किया कि पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर जैसे शब्द राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए विवादित कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 19(2) में पब्लिक ऑर्डर शब्द जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन में रीजनेबल यानी तार्किकता यानी तर्क संगतता शब्द भी अनुच्छेद 19(2) में जोड़ा गया। इस प्रथम संविधान संशोधन से सुप्रीम कोर्ट का उक्त निर्णय निष्प्रभावी हो गया। इस दोहरे संवैधानिक संशोधन के बाद यदि प्रेस पर जनहित के नाम पर सेंसरशिप लगाया जाता है तो उसे एकदम से असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, पर जिन परिस्थितियों में सेंसरशिप की घोषणा हुई है उनकी तार्किकता या तर्कसंगत होने की जांच पड़ताल कोर्ट द्वारा की जा सकती है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रेस पर सेंसरशिप, वह भी शांति काल में, तो कल्पना से भी परे है। लेकिन भारत में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पता चलता है, यह बिल्कुल संभव है। वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांति की अवस्था में भी प्रेस पर सेंसरशिप लगाना वैधानिक होगा यदि मौलिकता और प्रक्रियात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से तार्किक सुरक्षा उपायों यानी रीजनेबल सेफगार्ड्स के अधीन है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि तात्कालिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक सीमित समय के लिए प्री सेंसरशिप वैधानिक तो है, बशर्ते आवश्यक प्रक्रियात्मक सावधानियां बरती गई हों। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 144। फिर भी यदि इसे पूरी तरह से कार्यपालिका के विवेकाधीन छोड़ दिया जाए तो यह अतार्किक होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून की वैधानिकता को सही ठहराया जिसके अंतर्गत मोशन पिक्चर्स यानी सिनेमा के प्री सेंसरशिप का प्रावधान था। सूचना तकनीकी के अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उपलब्ध 8 अपवादों यानी एक्सेप्शंस के अंतर्गत कहीं भी नहीं आता। यह भी कि यह कुछ ज़्यादा ही व्यापक है, जैसे इसमें इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित सारी सूचनाएं, मतलब सारी सूचनाओं पर 66A लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 66A एक ऐसे अपराध की बात करता है जो अस्पष्ट और अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी जो वेग एंड ओवरबोर्ड है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार असंवैधानिक है और अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उपलब्ध अपवादों यानी एक्सेप्शन में भी नहीं आता। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।
ताकि बिना किसी अवरोध के प्री सेंसरशिप लागू किया जा सके। जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तब तुरंत इसके बाद ही रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 यानी डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के नियम 48(1) के अंतर्गत सेंसरशिप के आदेश जारी हुए थे। तब 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। तब 21 मार्च 1977 को आपातकाल को निरस्त करने के आदेश हुए। अगले ही दिन 22 मार्च 1977 को प्रेस सेंसरशिप को भी रद्द कर दिया गया। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ अनुच्छेद 31A से लेकर के 31C लागू होगा, वहाँ अनुच्छेद 19 लागू नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।